जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 7 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है और आज हमारा ये 8वां पेपर रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 22 अगस्त 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था दूसरी शिफ्ट में, जो कि अपन आज इस क्लास में सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी पता लगे भी रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हमारा पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से, आपको अच्छे प्रकार से दिख रहा होगा। ये संख्याएं दी गई है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें जैसा कि एक उदाहरण के रूप में दिया गया है भी 2456 में 6 है वो इकाई का अंक है, 5 है वो दहाई का अंक है, 4 है वो सैकड़े का अंक है और 2 है वो हजार का अंक है। तो सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं ओर की जाएगी भाई, बाएं से दाएं ओर की जाएगी यदि सबसे बड़ी संख्या के, कोई सबसे बड़ी संख्या है उसके सैकड़े के अंक को सबसे छोटी संख्या के हजार के अंक से जोड़ा जाए। सबसे पहले तो बड़ी संख्या देखो कौन सी है, ये वाली बड़ी संख्या है, यानी 96 है, ये सबसे बड़ी संख्या है। इसका सैकड़े का अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा, सैकड़ा का अंक कौन सा हो गया, 6 हो गया। और अब आपको देखना है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 4913 है, ये सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें हजार का अंक, हजार का अंक कौन सा हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, हजार का अंक हो गया इसमें 4। ठीक है, 4913 में हजार का अंक कौन सा हो गया, 4 हो गया। अब इसको क्या है, अंकों को जोड़ना है, तो 6 और 4 को जोड़ दो तो परिणाम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भी 2 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट देखो भी, विभक्त वलय जो कि स्प्लिट रिंग होती है का कार्य धारा के प्रवाह को उल्टना होता है। यानी जो स्प्लिट रिंग है ये धारा के प्रवाह को उल्टती है, जिसके कारण क्या है, जो धारा है वो कंटिन्यू बहती रहती है, जिसके कारण धारा है वो कंटिन्यू बनी रहे और जो मोटर है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो स्प्लिट रिंग यानी जो विभक्त वलय है, इसका कार्य यही होता है भी ये धारा के प्रवाह को क्या है, चेंज करती रहे, उल्टती रहे। ये सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। अधिकतम बल जो समानांतर संरेखित कुंडलित भुजाएं हैं उस पर नहीं लगता, यानी सेकंड है वो गलत हो जाएगा। और प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उल्टने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन बना रहता है, और ये उलटने का कार्य है वो कौन करता है, स्प्लिट रिंग करती है, विभक्त वलय करता है। तो थर्ड भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड यानी दोनों है वो आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो अभी 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में है निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे MgOH की ट्वाइस, यानी MgOH की ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या है, HCl यानी अम्ल है। एक तरफ क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक क्या है क्षार है। क्षार की अभिक्रिया है वो अम्ल के साथ करवाई जा रही है। तो क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाई जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। जब क्षार और अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो वो क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, तो ये MgOH की ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसका जो pH मान होता है वो कितना होता है, वो होता है 10। इट्स ओके, चीजें यहाँ तक क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भी। नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइडेन और श्रवान द्वारा दिए गए कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है। तो स्लाइडेन और श्रवान ने 1838 और 1839 और 1839 में स्लाइडेन और श्रवान ने ये कोशिका सिद्धांत दिया था, और इसमें ये जो
विषाणुओं पर है, विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, कवकों पर, जंतुओं पर और शैवालों पर क्या है ये लागू होता है। बाकी जो विषाणु है उस पर कोशिका सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। आगे चलते भी नेक्स्ट देखो भी 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है विषम अंक में तो आपको 1 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है। तो विषम में 1 जोड़ना है और सम में 2 घटाना है। पहले विषम में 1 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 6, और 1 जोड़ना है विषम में तो 4 आ जाएगा, सम में 2 घटाना है तो 2 आ जाएगा, 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, और 8 में 2 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, और 2 में 2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है बाएं से दूसरा कोना 4 है, और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा, तो दाएं से दूसरा कोना 4 है, और 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं भी 7 नंबर क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाता है? और पराक्रम दिवस है वो प्रतिवर्ष है, वो 23 जनवरी को बनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। किस राष्ट्रवादी की जयंती को बनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलो भी अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन, और इस 8 नंबर क्वेश्चन में यदि शब्द युग्म ये है और इसके सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति है वो अपरिवर्तित रहेगी? कितने ऐसे अक्षर हैं जिसको अपरिवर्तित रहेगा? इसको क्या है, पहले आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा, उसके बाद में इसको क्या है अल्फाबेट के रूप में आपको कोड करना है। तो यहाँ पे ए आएगा, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में ई आएगा, और उसके बाद में आई आ जाएगा, और उसके बाद में क्यू आएगा, उसके बाद में आर आएगा, और उसके बाद में यू आएगा। तो यहाँ पे देखो भी कितने ऐसे शब्द है, ए और ई चेंज नहीं हुए, और यहाँ पे आर चेंज नहीं हुआ। तो 3 ऐसे शब्द हैं, 3 ऐसे अक्षर हैं, उनकी कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है वो अपरिवर्तित रही है, यानी चेंज नहीं हुई है, ज्यों की त्यों है। आगे देखो भी ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? देखो भी एक सीधे धारावाही चालक है, ये लो एक मैंने सीधा धारावाही चालक ले लिया। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है, उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो यहाँ पे दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम का यूज करोगे। कैसे करोगे? आपको अपना दायां हाथ लेना है, और जैसे आप पेन ले लेना अपने हाथ में, और उसमें क्या करना है, अंगूठा है वो धारा की दिशा में होना चाहिए। जैसे ये जो एरो है ये बता रहा है भी धारा है वो इस साइड में जा रही है, तो आपको अंगूठे को इस साइड में करना है, अंगूठे को क्या है इस साइड में फैलाना है, ठीक है। तो उसके बाद में आपकी जो अंगुलियां हैं वो पेन को दबोचेगी। तो इस प्रकार से आएगी भी आपकी अंगुलियां, इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो आपकी अंगुलियां हैं वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो यहाँ पे दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्युत धारा है, जो धारा की चालक है या फिर धारा की जो दिशा है वो इस साइड में है, ठीक है, इस साइड में है, यानी ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ये क्या है दायां हो गया। तो जो धारा की दिशा है वो तो दायां हो गया, दाईं ओर है, तो आपको अंगूठा है वो इस साइड में करना है, ठीक है। ये इस प्रकार से हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका ये हाथ हो जाएगा भी, ठीक है। इस प्रकार से ये अंगुलियां हैं वो यहाँ पे कोई चालक तार है और उसके इस प्रकार से ऊपर कर आएगी, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगी। तो जो अंगुलियां हैं वही आपका क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन हमें ट्रिग्नोमेट्री का दे रखा है। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही छोटा हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि किन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है उसको देखना है। यहाँ पे 90 को छोड़ देंगे, बाकी को देखेंगे। साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, इधर साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, इसको अपन एक साथ में लिखेंगे।
और अपन ये आइडेंटिटी जरूर जानते हैं, क्या जानते हैं, यहां से लिखेंगे जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन 10 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन, इसको लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, इसको लिख सकता हूं 90 माइनस में 80 लिख दें, 90 माइनस में 80 करेंगे तो 10 हो जाएगा हमारे पास में, ऐसे लिख दो इसको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 80 डिग्री, क्योंकि 90 में से अगर अपन 80 घटाएंगे तो 10 डिग्री बचेगा। और इधर कौन सा है, साइन स्क्वायर, या इसके साथ में लिखना है आपको साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस, यहां पे देखो दूसरा है साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ये कब बनेगा, तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, ठीक, और प्लस में इधर 70 है, ये लिख देंगे, ये लिख देंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस, ये है 30 डिग्री वाला, तो इधर को लिखेंगे साइन स्क्वायर 30 डिग्री कब बनेगा, जब अपन 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे, प्लस में इधर को 60 है ये वाला, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, इधर देखो साइन स्क्वायर 40 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे साइन 40 कब बनेगा, जब अपन 90 डिग्री में से 50 डिग्री घटा देंगे, और प्लस में इधर है साइन स्क्वायर 50 डिग्री, तो यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और प्लस में लास्ट में क्या बच गया, साइन स्क्वायर 90 डिग्री। डिवाइड में उसी प्रकार से अपन बना लेंगे, नीचे भी वही काम करेंगे, तो ये देखेंगे 20, 70, 40, 50 और 45 को सेम का सेम रखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 20 डिग्री कब बनेगा, जब लिखेंगे 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री लिखेंगे यहाँ पे, प्लस में 40, तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस में 50 डिग्री, फिर 40 कब बनेगा, जब 90 में से 50 घटाएंगे, प्लस में कॉस स्क्वायर 50 डिग्री है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, और प्लस में ये क्या है, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये आइडेंटिटी मैंने लगाई कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस में आगे है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में ये है साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में ये है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में आगे आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहां पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस साइन होता है, एक दूसरे के विपरीत होते हैं ये, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और प्लस में क्या दे रखा है आपको, साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अपॉन में क्या लग जाएगा, सेम इसी प्रकार से बना लेंगे इसको भी, तो ये बन जाएगा आपके पास में, ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक बार कर लोगे बाद में दिमाग में आ जाएगा, फिर आप बिना कैलकुलेशन के आइडिया से इसका आप आंसर बता सकते हैं। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा होता है, आप लगाएंगे साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में ये बन जाएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में, और ये कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान है 50 डिग्री, और प्लस में है
कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ये मान 1, ये मान 1, ये मान 1, ये मान 1, तो लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस साइन 90 का मान 1 अपॉन में इसका मान 1, इसका मान 1, 10 45 कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए 3 और 2 5, 5/3 आंसर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए भी नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, साथ साथ में लाइक शेयर करते रहिए भी, ठीक है। अब देखो भी 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित विषयों पर लिखी गई मूल पुस्तकों को हिंदी में लिखने के लिए लेखकों को पुरस्कृत करने हेतु जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हिंदी ग्रंथ लेखन पुरस्कार योजना है, वो शुरू की गई है। यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना भी। 51 आदमी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद में क्या है 6 और आदमी उनके साथ कार्य में शामिल हो जाती हैं। अब शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा? अब देखो भी 51 आदमी हैं, ये 51 आदमी 12 दिन में कितना कार्य कर देंगे? टोटल है वो 12 दिन में कितना कार्य करेंगे ये आपको बताना है। 12 एकम 12, एक अंशिल और 12 पंजे 60 और एक कितने होते हैं 61, यानी 612 कार्य है वो 612 कार्य 51 आदमी 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अब इसने क्या कहा है उनके कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद, यानी 51 आदमियों ने 4 दिन तक तो कार्य किया, 4 दिन तक तो कार्य किया, यानी 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी 204 कार्य तो किया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने यानी 51 व्यक्ति तो थे ही, लेकिन 6 व्यक्ति और आ गए, 6 व्यक्ति और आ गए, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 57 व्यक्ति हो गए। अब इनके द्वारा जो शेष कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा? अब देखो भी शेष कार्य कितना बचा है, टोटल 612 कार्य है, उसमें से 204 कार्य हो चुका है, और अब टोटल कार्य कितना बचा है वो देख लो। 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बच जाएगा, 0 और उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 6 और 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 4। अब 57 व्यक्ति है, ये मैंने मान लिया भी x दिन में क्या है 408 कार्य करेंगे, तो x की वैल्यू आप निकाल लो, x बराबर क्या आ जाएगा 408 अपॉन में 57, 408 अपॉन में 57। अब इसको काटो, कितने से काट रहे हैं आप 57 का भाग दे दो 408 में, 408 में 57 का आप भाग दो तो 57 साते देख लो भाई कितने होते हैं, 57 साते 7 49 होता है 4 और 7 5 35 और 4 कितने होते हैं 39 होते हैं। तो यहाँ पे 399 कितना बच गया भाई 9 बच गया, कितना बच गया 9 बच गया। यानी कहने का मतलब है भी 7 सही 9/57, 7 सही 9/57 दिन के अंदर है वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा। अब ये और सोल्व हो रहा है, 3 से कट रहा है, 3 तिये 9 होते हैं और 19 तिये 57 होते हैं, तो ये 7 सही 3/19, 7 सही 3/19 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोबारा से देखो भी 51 व्यक्ति है 12 दिन में कोई कार्य करते हैं, तो एक कार्य कर देते हैं, यानी मैंने मान लिया भी 51 व्यक्तियों ने 12 दिन में 612 कार्य किए, ठीक है। अब वो क्या है 4 दिन तक तो 51 व्यक्ति लगे रहे, 4 दिन तक इसने कितना कार्य किया 204 कार्य किया। उसके बाद में 6 व्यक्ति और आ गए, टोटल व्यक्ति कितने होंगे 57। अब उनको शेष कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट करना है ये आपको बताना है। तो मैंने मान लिया भी शेष कार्य है वो x दिन में कंप्लीट करेंगे, बराबर शेष कार्य बचा कितना है 612 में से 204 निकाल दोगे 408 बचेगा। अब x बराबर कितना हो जाएगा 408 अपॉन 57 भाग दोगे तो 7 सही 3/19 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, और 13 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो भी कितने का है 1 का, और यहाँ पे देखिएगा और 19 और 4 31, और उसके बाद में 31 और 4 35, और उसके बाद में यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है
यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है अभी? 19 और 4 31 नहीं होते, 19 और 2 31, 31 और 4 35, और यहाँ पे आ जाएगा 8 35 और 8 43। अब देखो भी, 1 का दुगना किया 2, 2 का दुगना किया 4, 4 का दुगना किया 8 और 8 का दुगना करूंगा 16। अब 16 43 में 16 ऐड करोगे आप, 43 में 16 ऐड करोगे, 6 और 3 9 और 4 और 1 5, तो 59 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी पहले 1, फिर 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना करेगा 4, फिर 4 का दुगना करेगा 8, फिर 8 का दुगना करेगा 16। ये अंतर चल रहा है इसमें, ठीक है। आगे देखो भी, 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे समझना, अनुक्रमानुपाती और एक होता है समानुपाती, एक ही बात है। या तो आप बोल दो अनुक्रमानुपाती या फिर आप बोल दो समानुपाती, एक ही बात है। और एक होता है विविध क्रमानुपाती, यानी ये होता है उल्टा, ये इसका अपोजिट होता है। तो कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध, कोई भी चालक है उसका प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है भी, लंबाई के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। और प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? वियुत क्रमानुपाती होता है, यानी 1/a बोल सकते हैं अपन। यहां पे जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसके साथ क्या है? उसके साथ है वो दुश्मनी का रिश्ता है एक प्रकार से। कहने का मतलब है, अगर समानुपाती का मतलब ये होता है भी, जैसे अगर हमने 2 गुना लंबाई बढ़ाई है, 2l हो गया, तो r भी कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर अनुप्रस्थ काट है वो हमने 2 बढ़ा दिया, अनुप्रस्थ काट दुगुना कर दिया, तो यहां पे प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा। ये होता है उल्टा सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे इसने बोला है भी किसी चालक का प्रतिरोध है वो अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती होता है, तो वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। और यहाँ पे चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपात वो व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी उल्टा होता है भी। इट्स ओके, चीजें समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रभाव की आलोचना निम्न में से किस आधार पर नहीं की गई है? तो वो मनोवैज्ञानिक के आधार पर है, वो इसकी आलोचना है वो नहीं की गई है, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में 6 लड़के हैं, प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सभी का मुख है वो उत्तर दिशा की ओर है। प्रतीक कार्तिक के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, प्रतीक है वो कार्तिक के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा कौन बैठा है? P से प्रतीक, K से कार्तिक, ठीक है। देव पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है, देव है वो पंक्ति के एक सिरे पे बैठा है, मैंने देव को यहाँ पे बिठा दिया भी, एक पंक्ति पे कहीं पे भी आप बिठा सकते हैं। यश और हिम्मत के बीच, यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा है, यश और हिम्मत के बीच में केवल और केवल क्या है? प्रतीक बैठा है। तो Y से यश और H से हिम्मत, इन दोनों के बीच में क्या है? प्रतीक बैठा है। अब आगे देखो भी, इसने क्या बोला है? कार्तिक निहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कार्तिक है ना वो निहित के बाईं ओर, निहित के बाईं ओर, तो कार्तिक तो ये रहा यहाँ पे, ये कार्तिक अभी, और निहित के बाईं ओर बैठा दिया, ठीक बगल में। हिम्मत है ना वो देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब ये हिम्मत, ये रहा हिम्मत, और ये हिम्मत है वो देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देव भाई साहब ये है, तो पहला यश हो जाएगा और दूसरा है वो प्रतीक हो जाएगा और तीसरा है वो हिम्मत आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो कार्तिक ये रहा और उसके ठीक बाईं ओर बगल में कौन बैठा है? हिम्मत बैठा है। तो यहाँ पे हिम्मत आपका है वो राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का वर्णन किया गया है? तो पंचायती राज का वर्णन है वो भाग 9 में किया गया है, भाग है वो 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 ए से लेकर के ओ तक है, 243 ए से लेकर के ओ तक है। और पंचायती राज है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो कि 1993 में हुआ था। और पंचायती राज है ये 11वीं अनुसूची में है और इसमें 11वीं अनुसूची में है वो 29 विषय दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में भाग
9 ए आता है, भाग 9 ए है, ये 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 243 से पी से लेकर के जेड जी तक है, पी से लेकर के जेड जी तक है, ये नगर परिषद से संबंधित हो जाएगा। और भाग 9 बी ये सहकारिता से संबंधित है और ये भी 243 से जेड एच से लेकर के जेड टी तक है, जेड एच से लेकर के जेड टी तक है। और ये 89 ये 89वां संविधान संशोधन हुआ था और 2011 में उसमें ये जोड़ा गया था भी, ठीक है। 2011 में 9 बी है, सहकारिता से संबंधित है, ये जोड़ा गया था। तो इसमें पूछा भी पंचायती राज का वर्णन है वो कौन से में है, तो ये भाग 9 के अंदर हो जाएगा। और आर्टिकल पूछे तो 243 हो जाएगा, ए से ओ तक। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, ये दिया गया है, इसका मान आपको दिया गया है के है और आपको x की 3 प्लस 1/x की 3 बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे प्लस का निशान दिया गया है, प्लस का निशान दिया गया है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, माइनस में लेना है अपने को। प्लस का पूछा है तो माइनस में लेना है, तो संख्या की क्यूब कर दो, संख्या की क्यूब कर दो और माइनस संख्या इंटू 3, माइनस संख्या इंटू 3। तो यहाँ पे संख्या क्या है, संख्या k है, तो k की क्यूब करो और माइनस कर दो, किस से मल्टीपल करके, संख्या को 3 से मल्टीपल कर दो। तो संख्या को 3 से मल्टीपल कर दो, ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो k की क्यूब माइनस 3k आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पे अगर माइनस में दिया होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, यहाँ पे प्लस दिया गया है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इट्स ओके। आगे देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साथ साथ में क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा। अपने क्लास का शेयर है वो थमना नहीं चाहिए, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी पे एक बार दबा करके शेयर कर दो ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। भी 99 क्लास में आपके 99 जो क्वेश्चन है वो सॉरी पेपर है वो सारे के सारे कवर करेंगे अपन, ठीक है, 1 बाय 1। आगे देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन था वो आपका करंट अफेयर का था। ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या बोला है, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन है, ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी है, ऐसे सैनिकों की संख्या, ये रे सैनिक जो कि कॉफी प्रेमी भी है। तो कॉफी प्रेमी के साथ साथ ग्रेजुएट भी हो सकता है, ग्रेजुएट भी हो सकता है, भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 52 हो गया और 90 हो गया, 52 हो गया और 90 हो गया। कॉफी प्रेमी 52 भी है और 90 के अंदर भी आ रहा है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 और 142, यानी टोटल कितने हैं, 142 है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखो भी क्या बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों हैं, ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जिसमें ग्रेजुएट भी होना चाहिए और सोल्डर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉफी प्रेमियों में 52 है, वो दोनों में तीनों में कॉमन आ रहा है। ऐसे कॉफी प्रेमी जो ग्रेजुएट भी है और शोल्डर भी है, तो वो कितने हैं, 52 है। तो ये दूसरा भी गलत हो जाए क्योंकि इसने 90 बता रखा है, तो ये नहीं होगा। आगे देखो भी 3 नंबर बोलो, 3 नंबर है ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें न तो कॉफी प्रेमी है और न ही स्नातक है। ओनली किस में आने चाहिए, सैनिक में आने चाहिए। न तो कॉफी प्रेमी है और न ही ग्रेजुएट है, ओनली सैनिक में आने चाहिए। तो 141 कितनी है, 141। तो 141 में इसमें है, लेकिन इसमें 193 दे रखा है, तो ये 3 नंबर है, ये भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर देखो भी ऐसे सैनिक ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफी प्रेमी भी है किंतु सैनिक नहीं है। तो कहने का मतलब स्नातक और कॉफी प्रेमी वाले में आना चाहिए। स्नातक और कॉफी प्रेमी वाले दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तो स्नातक और कॉफी प्रेमी में 62 यानी 65 है, 65 है, ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 65 इसका राइट आंसर होगा। देखो भी 65 है क्या, हाँ जी। तो ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफी प्रेमी भी है किंतु सैनिक नहीं है, तो 65 है, एकदम सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, ये सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 21 नंबर क्वेश्चन देखो। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक तो ये हो गया। दूसरा ट्रिपलेट होता है 5 12 और 15, 5 12 और 13, 5 12 और 13। और तीसरा होता है 8 15 और 17,
और चौथा होता है 7 24, 7 24 और 25, और पांचवा होता है 9 40 और 41। ये ट्रिपलेट होते हैं भी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन है वो चुटकियों में हो जाएगा। जैसे अपन याद करें, कर्ण एक भुजा है जो क्या है 4 इकाई बड़ा है, एक भुजा से तो 4 इकाई बड़ा है, और दूसरी से क्या है 8 इकाई बड़ा है। मैं पहले वाला ट्रिपलेट उठा लेता हूं। पहले वाला है 3 4 और 5, ठीक है। अब 4 इकाई बड़ा करना है मेरे को, 4 इकाई बड़ा करना है तो मैं इसको 4 से मल्टीपल कर दूं, 4 चौके 16 और 4 तिये 12, सभी को 4 4 से मल्टीपल कर रहा हूं, और 4 पंजे 20। अब देखो ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण है। अब ये कर्ण है वो एक संख्या से तो कितना है 4 बड़ा है, 16 से 20 4 बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी संख्या से क्या है 8 बड़ा है, दूसरी संख्या से 8 बड़ा है, क्योंकि एक संख्या 12 होगी एक संख्या 16 होगी, और इन दोनों से एक से तो 4 से बड़ा है और एक से 8 बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे यही ट्रिपलेट है वो एकदम सही है, यानी एक संख्या 12 है इसमें, एक संख्या 16 है और एक संख्या 20 है। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो 2 एकम 2 और 2 आठे 16 होते हैं और 12 आठे 96 होते हैं, तो 96 है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। ट्रिपलेट आपको याद रखना है। अब देखो ये मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूं, बहुत बार, पीछे जितने 7 पेपर अपन ने किए हैं, ये 8वां पेपर चल रहा है आपका, 7 पेपरों में लगभग 5 पेपरों में ये आया हुआ है, ठीक है। तो चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण ए बी है, ये क्या है एक प्रकाश किरण है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। आपतित किरण है, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा, आपतित होती है तो उसका परावर्तन कोण पूछा है कितना होगा। तो ये क्या है ये वक्रता केंद्र सी है, और ये क्या है ये एफ है, ये क्या है ये एफ है। तो यहां पे देखो अभी ये क्या है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो टकराने के बाद में वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा में वो आई है, जिस दिशा में वो आई है। अगर ये किरण इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, ये डैश 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 करके इस प्रकार से ये क्या है सी से निकलेगी, तो ये क्या है वापस उसी दिशा में चली जाएगी, वापस क्या है उसी दिशा में चली जाएगी, कोई भी एंगल नहीं बनाएगी। जैसे ये कोई दर्पण है और इसके ऊपर यहां से इसके बीच सेंटर में कोई किरण आ रही है, सेंटर में कोई किरण आ रही है, तो वो टकराने के बाद में क्या है वापस उसी दिशा में चली जाएगी, कोई भी एंगल नहीं बनाएगी। तो वही सिचुएशन यहाँ पे होती है। अगर ये इस प्रकार से है और अगर ये फोकस के ऊपर आती, ये फोकस है और ये क्या है वक्रता केंद्र सी है, अगर ये किरण है वो फोकस के ऊपर आती, इस प्रकार से फोकस के ऊपर आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से फोकस के ऊपर आती, तो ये टकराने के बाद में मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाती, मुख्य एक्स के पैरेलल हो जाती यानी समांतर हो जाती। अगर ये किरण है वो क्या है वक्रता केंद्र पे आ रही है, तो ये टकराने के बाद में क्या है वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, यानी इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे क्या है 0 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है भी किसी बेलन का आयतन कितना है 5500 मीटर क्यूब है, तो यदि बेलन की ऊंचाई 70 मीटर है तो आपको इसका व्यास ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब आपको क्या है एच की वैल्यू दे रखी है, आर की स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे इसका मान कितना दे रखा है 5500 दे रखा है। अब देखो भी आर की स्क्वायर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है 5500 अपॉन ए पाई आएगा, तो पाई का मान 22/7 आपको मानना है, इंटू एच का मान आपके पास में कितना है 70 है। अब 1 से 1 कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 11 से काट दो, 11 2 22 होते हैं और 11 5 55 होते हैं, 50 आ गया। अब 2 से काटो, 2 एकम 2 और 25, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 25 आ गई, आर की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई। अब जो क्वेश्चन को पूरा नहीं पड़ेगा वो तो 5 ही ठोक के आएगा इसमें, लेकिन 5 गलत है। क्वेश्चन में क्या बोला है इसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ पे व्यास कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 10 मीटर। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है भी 5
क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को -3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़ा गया है। इसकी संयोजन क्षमता इस संयोजन की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। पहले तो जोड़ने का नियम देख लो। अब इसकी क्षमता को जोड़ना है, ठीक है, शक्ति को जोड़ना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस में P2, P1 प्लस में P2। अब उत्तल लेंस की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो उत्तल लेंस 5 में है और प्लस, और यहाँ पे आपके सामने अवतल लेंस कितना है, तो -3 में है। तो ये कितना बचेगा अभी, ये बचेगा 2। P बराबर कितना आ गया, 2। अब इसकी क्या ज्ञात करनी है, 2 डायोप्टर आ गया। अब आपको इसका फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो ये देख लो, फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है 1/F। ये तो होता है मीटर के अंदर, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है तो ऊपर लगा दो 100, ऊपर क्या लगा दो 100, तो ये अब सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। अब क्षमता आपको 2 दे रखी है, क्षमता आपको 2 दे रखी है, F ज्ञात करना है। तो F को क्या करो आप, F को इधर ले जाओ P की साइड में और P नीचे आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, F बराबर बन जाएगा 100/P, 100/P बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको F की वैल्यू तो ज्ञात करनी है 100 और P की वैल्यू आपके पास में 2 है। तो 2 एकम 2 और 50 2 100, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। 50 सेंटीमीटर यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अभी 25 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं उठाया गया। तो सरकार ने कराधान प्रणाली में लचीलापन, यानी कर प्रणाली में लचीलापन, ये वाला पोर्शन है वो सरकार ने नहीं उठाया था, ठीक है। यानी 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। श्रम कानूनों में लचीलापन, ये श्रम कानूनों में लचीलापन है, ये कदम उठाया था। और सीज सेटअप सोलर एंटरप्राइजेज जोन, सेटअप उत्पादन इकाई को 5 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ता, ये भी कदम उठाया था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ये भी बनाए जा रहे थे, ये भी कदम उठाया था। लेकिन कराधान प्रणाली में लचीलापन, कर वाले सिस्टम में लचीलापन नहीं दिखाया था। आगे चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मेंडल का है। मेंडल ने अपने मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वसांगति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वसांगति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। तो गलत तर्क आपको बताना है, गलत तर्क कौन सा होगा। तो ये देखो भी, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीव की गिनती रखी थी, एकदम सही है। उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के अंदर कोई भी विशेष लक्षण उसको दिखा तो मेंडल ने उन जीव की गिनती रखी थी। उनके बाद में उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वसांगति का अध्ययन किया, एकदम सही है। यानी उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वसांगति की थी, एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। जबकि जो अन्य वैज्ञानिक थे उन्होंने संपूर्ण जीव को लेकर के अध्ययन किया, ठीक है, ये भी सही है, एकदम सही है। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था। तो वो क्या है, सांख्यिकी के बड़े विद्वान थे भी, ठीक है। तो उन्होंने कई जो नियम दिए थे वो सांख्यिकी के अंतर्गत भी दिए गए हैं। यानी तो हम कह सकते हैं उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया था, मिला दिया था, तो ये भी सही है। और उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था, तो ये गलत हो जाएगा। छोटे आधार के नमूनों के आधार पर उन्होंने काम नहीं किया था। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा, ये बताना है आपको। तो प्रोपीन और एक होता है प्रोपेन। प्रोपेन होता है C3H8, ये तो होता है प्रोपेन, और प्रोपीन होता है C3H6। अब इसका आपको क्या है, समजातीय श्रेणी में अगला चौथा सदस्य बताना है। तो कार्बन में अगला चौथा सदस्य बताना है, तो कार्बन में 4 ऐड कर दो। कार्बन में 4 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, C7 आ जाएगा। C7 और C7 है तो ये
फिर हाइड्रोजन कितने होंगे 7, यानी यहाँ पे 3 दूए 6 हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 दूए 14, तो ये हो जाएगा कार्बन 7 आ जाएंगे, यानी C7H14। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो क्या होता है प्रोपेन, ये तो होता है प्रोपेन, और ये होता है प्रोपीन। ये क्या होता है प्रोपीन। आपने सुना होगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इसका फॉर्मूला होता है। अभी एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्किन का ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी एल्किन का फॉर्मूला लिखो, एल्केन का लिखो, एल्काइन का लिखो। तो एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है C2H2N, C2H2N, ये इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी CnH2n होता है, ठीक है, CnH2n ये होता है। अब आपसे पूछ ले भी एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला लिखो, तो ये होता है CnH2n और प्लस में 2, ये होता है। और आपसे पूछ ले भी एल्काइन का फॉर्मूला लिखो, एल्काइन का फॉर्मूला लिखो, तो ये होता है CnH2n और -2, CnH2n -2, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये एल्किन फॉर्म का प्रोपीन है भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपीन यानी C3H6 होता है प्रोपीन, और प्रोपेन होता है C3H8। तो इसका समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य पूछा है। तो यहाँ पे कार्बन में 4 जोड़ दो, 3 पहले है, 4 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो इसका मतलब है वो 3 दूए 6 कर रहा है, तो 7 दूए 14 कर दो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में भोजन की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो वो जल, यानी पादप कोशिकाओं में मौजूद जो जल की मात्रा है वो संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो भी 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करना है। 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो मैं इस संख्या को 4.2 के ऊपर बार लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को एक बार बाहर रहने दो, और उसके बाद में जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगा दो। तो 2 के ऊपर बार है तो 9 लगा दिया मैंने। तो अब देखो, अब इसको क्या करो, इसको मल्टीपल कर दो, 9 चौके 36 होते हैं, और 36 और 2 38, तो ये आ जाएगा 38/9। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 7 सर्जन है, और वो एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पे बैठे हैं और 3 भुजाओं पे है, और एक भुजा क्या है खाली है, उसमें एक भुजा है वो खाली है। तो इस प्रकार से ये एक मेज है, इसमें 3 तो बैठे हैं मध्य में, और 4 बैठे हैं कोनों पे, और एक है वो खाली है। अब यहाँ पे देखो भी क्या बोला है, मेज की एक भुजा ठीक है, मध्य में कोई व्यक्ति नहीं बैठा यानी खाली है। सी जो कि एक कोने पे बैठा है, मैंने सी को यहाँ पे बिठा दिया। बी और वाई दोनों के बगल में है, बी और वाई दोनों के बगल में है, और सी एक कोने पे बैठा है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, जेड बी और एक्स, जेड है वो बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में है। बी तो ये रहा, एक्स फिर यहाँ पे आएगा, और जेड दोनों के बीच में है, बगल में है, तो जेड दोनों के बीच में आ जाएगा। अब इसने क्या बोला है, ए है वो एक्स के दाईं और ठीक बगल में है, एक्स ये रहा, और एक्स का दायां ये हो जाएगा। तो दाईं और एक्स के दाईं ओर है, तो एक्स का दाएं ये नहीं होगा, अभी एक्स का दाएं ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को शीट चेंज करनी पड़ेगी, इनकी शीट चेंज कर दो, शीट चेंज कर दो बी और वाई की। तो बी भाई साहब तो यहाँ पे आ जाएगा, और वाई भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा, और सी इनके बीच में आ जाएगा। ये देखो भी सी जो कि एक कोने पे है, बी और वाई दोनों के बगल में है, बी और वाई की सीट चेंज की है हमने। उसके बाद में इसने क्या बोला है, जेड, इसने बोला है जेड है वो बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है, बी ये रहा और एक्स ये रहा, और जेड है वो दोनों के बगल में है, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। अब ए है वो एक्स के दाईं और ठीक बगल में है, तो एक्स का दाएं ये होगा, और ठीक बगल में है तो ए यहाँ पे आ जाएगा। डब्लू के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन सा बैठा है, तो एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे बिठाना है अपने को इस कोने पे, तो वो कौन सा रह गया अभी वो देख लो आप। तो यहाँ पे वाई जेड डब्लू, ये डब्लू भी बैठेगा, यहाँ पे डब्लू ही आएगा, अभी डब्लू नहीं आया, यानी एक बीच वाली सीट तो एक खाली रहेगी भी, बीच वाली सीट पे तो कोई बैठेगा नहीं, खाली रहेगी, 3 ही बैठे हैं बीच वाली सीट पे, तो
इसने क्या बोला है, W के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो W ये रहा और उसके दाईं और ये है, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन बैठा है, B बैठा है, तो B आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में आपको पहले तो 3 का मल्टीप्लाई करवा दो, 3 का मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 3 9 होते हैं, 3 3 9x माइनस में 3 2 6, ठीक है, एक बार इसको ब्रैकेट में रहने दें, प्लस में अब इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 4x की स्क्वायर बटे 2, अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 2 4, तो ये 2x की स्क्वायर आ जाएगा। भाई मैं डायरेक्ट 2x की स्क्वायर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x की स्क्वायर प्लस में 15 प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं, 12 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस के 3 बच जाएगा। अब देखो भी 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर प्लस के 9x और माइनस के 6 हैं और प्लस के 3 है, तो माइनस के कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 2x की स्क्वायर प्लस में 9x माइनस 3, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन C4 पॉजिटिव आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है, क्योंकि कार्बन है वो C4 पॉजिटिव धनात्मक आयन बनाएगा तो उसके लिए क्या है, उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या है, ये असमर्थ होता है, क्योंकि उसके निर्माण के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या है, कार्बन C4 पॉजिटिव आयन है वो नहीं बना सकता। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो -20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कौन सा होगा, भी यानी वक्रता त्रिज्या आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो गोलीय दर्पण कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अवतल, क्योंकि उत्तल की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे r का मान आपको दिया गया है कितना है, -20, तो वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की, r की त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, तो इसका आधा कर दो, आधा करोगे तो -10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन में बताना है भी क्या संक्रिया लग रही है, FAST को क्या लिखता है, ये लिखता है JDUU, JDUU लिख रहा है, ये आता है 6 पे और ये J10 पे आता है, तो कितना बढ़ाया, 4 बढ़ा दिया। अब यहाँ पे ये आता है 1 पे, ये आता है 3 पे, +3 किया। अब ये आता है S आता है 19 पे, ये आता है U 21 पे, तो ये +2 किया, 20 और 21 तो +1 किया, यानी पहले 4 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 1 बढ़ाया। इसी प्रकार से इसको देखो JUMP, पहले कितना बढ़ाएगा, 4, तो 10 और 4 14, 14 पे आता है N। अब 21 है, 21 यानी U 21 पे आता है, 21 में 3 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 24, 24 पे आएगा X। M आता है 13 पे, 13 में कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा, 13 और 2 कितने होते हैं, तो 15 O आ जाएगा। और ये आता है 16 पे, 16 में 1 बढ़ाएगा, 17 Q आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में है आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है, ये बताना है। तो गर्म करने पर कॉपर पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत हो जाती है, एकदम सही है। अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, और जो कि एक क्या है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। और जब हम क्या है इस गर्म किए गए पदार्थ यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, इसमें क्या है, CuO में क्या है, हाइड्रोजन गैस है वो प्रवाहित करते हैं, तो सतह पर मौजूद काली परत है वो क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। सतह में मौजूद जो काली परत है वो क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है, यानी जब हम कॉपर को गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड की परत बनेगी जो कि एक क्या है, काली रंग की परत होगी, और जब हम कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, काले रंग की जो परत है वो भूरी हो जाएगी। दोनों ही सही है, एकदम सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला है संख्या 51 से लेकर के 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करना है। तो 51 से शुरू करना है, तो 51 से शुरू करेंगे तो 53 है वो एक अभाज्य संख्या है, छोटी, ठीक है। और उसके बाद में 100 तक आपको ज्ञात करना है, तो 97, 100 तक जाएंगे तो 97 है वो सबसे बड़ी
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है और 93 है वो सबसे छोटी है। दोनों को ऐड कर दो, 7 और 3 10, 1 9 और 5 14 और 1 15। तो यहाँ पे 150 आपका राइट आंसर होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 51 और 100 के मध्य हो। आगे देखो भी, नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना भी। पी टी ई जे ए और डी ये है, ये आता है 16 पे, ये आता है 20 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 10 पे, ये आता है 1 पे और डी आता है 4 पे। ठीक है, उसके बाद में इसको लिखता है ओ, इसको लिखता है यू, ई लिखता है, आई लिखता है, ए लिखता है और ई लिखता है। अब देखो ये आता है 15 पे, ये 21 पे, ये 5 पे, ये 9 पे, ये 1 पे और ये 5 पे। अब यहाँ पे लॉजिक यही लगेगा इसमें भी, ये जो सम संख्याएं हैं, जो 16 है वो एक सम संख्या है, 20 है वो एक सम संख्या है, ठीक है, 5 है वो एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे देखना सम संख्या में चेंज कर रहा है, ओनली फॉर सम संख्या में चेंज कर रहा है, सम संख्या में चेंज कर रहा है, CHANGE चेंज कर रहा है। और इवन ओड, ओड यानी विषम, विषम संख्या को ज्यों का त्यों लिख रहा है, ज्यों का त्यों लिख रहा है, यानी एक एक क्या है, विषम है, तो ए को एक ही लिखेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें ई है, यानी ई 5 पे आता है, 5 एक क्या है, विषम है, तो ये इस विषम को क्या है, ई को ई लिखेगा, चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे सम में देखो, पहले सम में क्या कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, पहले सम में एक माइनस कर रहा है, आगे वाले सम में क्या करेगा, प्लस 1 करेगा। उसके बाद में विषम आ गई तो इसका ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद में सम आ गई तो क्या करेगा, एक माइनस कर देगा। और उसके बाद में क्या है, एक, उसके बाद में एक विषम है तो इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद में डी एक क्या है, सम है, तो इसको क्या करेगा, अब +1 करेगा, यानी पहले -1 कर रहा है फिर +1 कर रहा है। तो यहां पे इसी प्रकार से इसमें ये ट्रिक लगाते हैं भी, TUPAI, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी ये क्वेश्चन है वो, यानी ये तरीका किसको आ रहा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी, मेरे को भी ये तरीका आ रहा था, ये आपको बताना है। 20 ये 21 पे आता है, ये आता है 16 पे, ये आता है 1 पे और ये आता है 9 पे। तो देखो 20 एक सम संख्या है, इसमें चेंज करेगा, क्या करेगा, -1 करेगा, पहले माइनस कर रहा है तो ये आ जाएगा S। 21 एक विषम संख्या है तो ज्यों का त्यों ही लिखेगा, चेंज नहीं करेगा। 16 एक क्या है, सम संख्या है, तो इसमें +1 करेगा तो 17 पे Q आ जाएगा। विषम A एक क्या है, विषम संख्या है तो ये A आ जाएगा। और 9 एक क्या है, विषम संख्या है तो ये I का आ जाएगा। तो SUQAI यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी ये क्वेश्चन है वो कितने कैंडिडेट को आ रहा था भी, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें भी, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उन सभी पे अपनी क्लासों का शेयर रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। और शेयर करें, क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। देखो भी 38 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें बोला है भी, एक आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम और समांतर होती है। एक आयत की सम्मुख यानी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो सर्वांग सम भी होती है और समांतर भी होती है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, एक आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित नहीं करते, ये चीज गलत है। यानी आयत के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर कथन है वो स्टेटमेंट है, ये गलत हो जाएगा। इसने बोला है समद्विभाजित नहीं करते, लेकिन आयत की जो प्रॉपर्टीज होती है वो ये बोलती है भी आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या है, समद्विभाजित करेंगे, यानी समान 2 भागों में विभाजित करेंगे। आगे देखो भी 3 नंबर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी आयत है वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान होती है। अब यहाँ पे देखो भी इसने क्या बोला है, एक आयत के आसन कोणों, एक आयत के यानी एक आयत के आसन कोणों के किसी भी युग्म का योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी ये आयत है, किसी भी आसन कोई भी 2 कोण ले लो, यानी यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का है।
कहने का मतलब है कोई से भी दो कोण ले लो और उन दोनों कोणों का मान है वो कितना होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पे 2 नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे के सही है। तो आपको सत्य कथन नहीं है वो बताना था। आगे देखो भी 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि संख्याओं का अंतर 54 है तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो मैंने वो संख्याएं मान ली, एक तो 5 है और एक 3 है। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, तो इनका अंतर 2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कितना, 54 है। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 27 2 54 होते हैं, तो 27 आ गया। तो यहाँ पे पूछा क्या छोटी संख्या बतानी है, तो छोटी संख्या कितनी है, 3 है, तो 27 3 81 हो जाएंगे, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। भी आगे देखो भी, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो भी, यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला पूछा है। किसी समूहीकृत आंकड़े के लिए यदि xi वर्ग चिन्ह है, xi वर्ग चिन्ह होता है और fi आता है वो संगत बारंबारता है, तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य x को दर्शाया जाता है, यानी माध्य को x के द्वारा डिनोट किया जाता है। x बराबर क्या होता है, सिग्मा fi xi, ये माध्य का फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि का, और अपॉन में होता है सिग्मा fi। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अपवर्तन के माध्यम से पृथ्वी की सतह की ऊंचावच विभिन्नताओं के अपक्षय होने की घटना को कहा जाता है, तो इसे तल संतुलन बोला जाता है, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये लीजिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पहली शर्त क्या है, यदि पहला तत्व एक संख्या है, पहला तत्व एक संख्या क्या, हाँ जी है, अंतिम तत्व एक प्रतीक है, हाँ जी है, और इन दोनों कूटों को परस्पर आपस में बदलना है, तो पहला शर्त है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी शर्त देखो भी, यदि पहला तत्व एक विषम है, पहला तत्व एक विषम नहीं है क्योंकि 6 एक क्या है, सम है, तो दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। तीसरा देखो, यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है, तो दूसरे और तीसरे पूर्ण वर्ग तो कहाँ पे होंगे, ये तो प्रतीक दे रखा है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। पहला सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम के और अंतिम के कोड आपको चेंज करने हैं, तो यहाँ पे 6 की जगह हैज का कोड लिखना है, तो हैज का कोड है y। उसके बाद में यहाँ पे इस चिन्ह का मान आ जाएगा h, और उसके बाद में प्रतिशत का मान आ जाएगा वो आ जाएगा v, और उसके बाद में 2 का मान इसने लिखा है a लिखा है, सारणी में देख देख के लिखना अब तो, और यहाँ पे हैज की जगह 6 का लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा m। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा YHVAM, YHVAM 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 3 नंबर क्वेश्चन में इसने क्या बोला है भी, ऐसे कितने डॉक्टर है जो जोगर भी है किंतु NRI नहीं है, यानी डॉक्टर है वो जोगर के अंदर जा सकता है लेकिन इस वाले पोर्शन में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जोगर और डॉक्टर वाला 45 ही है, ऐसे 45 संख्या है ऐसी, ठीक है, तो 45 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जोगर और डॉक्टर वाले में कॉमन है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं भी, नेक्स्ट देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन एक करंट अफेयर का है। जून 2022 तक भारत में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो 6 भाषाएं थी जून 2022 तक। आगे देखो भी, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम कौन सा है। तो आपको यहाँ पे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन, यानी जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो उसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो होता है संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन। किसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो आपको बताना है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन और लिथियम यही उठा लेते हैं पहले। लिथियम कितने पे आता है, 3 नंबर पे आता है। लिथियम 3 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 3 है लिथियम का, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसको पहले में क्या आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी 1s2 आ जाएगा। और दूसरे में कितने हो जाएंगे, तो दूसरे में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ही है इसमें। उसके बाद में फ्लोरीन है वो कितने पे आता है, फ्लोरीन 9 पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन 9 पे आता है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने भरे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, तो उसके बाद में इलेक्ट्रॉन रह गए 7। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितने पे आता है,
तो ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन आता है 8 पे। ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8 पे आता है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसके बाद में दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी 8 परमाणु क्रमांक होता है इसका। उसके बाद में कार्बन का 6 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद में कार्बन के दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 4। तो टोटल 6 होते हैं और पहले में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में संयोजी कोष की इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। उसके बाद में देखो ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में ऑक्सीजन में कितने हैं? 6 है। उसके बाद में यहाँ पे कार्बन आएगा, कार्बन में कितने हैं? 4 है। उसके बाद में लिथियम में कितने हैं? तो लिथियम में 1 बचा है, तो 1 आ जाएगा। तो ये पहले आ जाएगा फ्लोरीन, उसके बाद में उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर आ जाएगा कार्बन और फिर आ जाएगा लिथियम। इस प्रकार से आपको देखना था। आगे देखो भी नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, तो ये हो जाएगा ताप दीप्ति लैंप है। ये क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक गीजर है, ये भी क्या है? तापीय प्रभाव पर आधारित है। उसके बाद में विद्युत जनरेटर है, ये नहीं होगा भी। विद्युत जनरेटर है, ये विद्युत धारा पर आधारित नहीं है, क्योंकि ये धारा बना रहा है, ये धारा बना रहा है। बाकी है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है, इसमें धारा आएगी तो ये क्या है? ताप उत्पन्न करेगा। और इलेक्ट्रिक गीजर है, ये भी क्या है? ताप उत्पन्न करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जनरेटर है, ये धारा को बनाने का कार्य करता है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए, खाद्य पदार्थ है उसको जल्दी पकाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर हो जाएगा, बेकिंग पाउडर होता है भी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। और NaHCO3 है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सोडियम Na2CO3.10H2O, जो कि धावन सोडा होता है, उस धावन सोडे को गर्म करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? बेकिंग पाउडर आ जाएगा, जिसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ है जिसको जल्दी पकाने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी मैं बहुत करा चुका हूँ और आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा भी। अब क्या है, एक तो होता है मूलों का योग, एक तो क्या होता है? अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं भी, इन दोनों मूलों का योग होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और एक होता है मूलों का गुणनफल, यानी अल्फा डॉट बीटा, इनका गुणनफल करोगे तो c/a होता है। यहाँ पे a तो ये होता है, b ये होता है और c ये होता है। तो आपको क्या है? गुणनफल पूछा है। गुणनफल यहाँ पे क्या है? c का मान क्या है? 12 है और a का मान क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 12/1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण आपको विचलन कोण किसके बीच का कोण होता है ये आपको बताना है। तो एक हमने क्या ले लिया? प्रिज्म ले लिया। यहाँ से बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ये देखो भी, ये क्या है? इसके प्रिज्म की ओर जो किरण आ रही है वो क्या है? ये आपतित किरण है। ये क्या है? आपतित किरण, यानी आने वाली किरण है। मैंने इसको A और B से डिनोट कर दिया। A B क्या है? आपतित किरण है। उसके बाद में प्रिज्म से जैसे ही गुजरेगी तो ये क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी भी? अपवर्तित हो जाएगी। तो आगे यहाँ पे मैंने एक D बना लिया, D, यानी B और D क्या है? अपवर्तित किरण है। और उसके बाद में जैसे ही प्रिज्म से निकलेगी, जैसे ही प्रिज्म से निकलेगी तो उसके बाद में ये इस साइड में चली जाएगी। तो ये D और E ये क्या है? ये है निर्गत किरण। ये क्या है? निर्गत किरण। अब में क्या है भी, जो आपतित किरण है, आपतित किरण है उसको क्या है? अगर आपतित किरण अपवर्तित नहीं होती तो वो किस दिशा में जाती? तो वो इस दिशा में जाती भी। इस प्रकार से डॉटेड लाइन से मैं आपको यहाँ पे दर्शा रहा हूँ, इस प्रकार से जाती भी, ये डायरेक्ट सीधी जाती। और निर्गत किरण है, अगर इसको मैं वापस करूं, निर्गत किरण को वापस डॉटेड लाइन से मिलाऊं तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये आपतित किरण, यानी आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो ये वाला एंगल बना है, ये वाला जो एंगल बना है, यानी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़े तरीके से बता देता हूँ, ये है। और ये इस प्रकार से ये निर्गत किरण है और सॉरी आपतित किरण है, और ये क्या है? ये एक निर्गत किरण है। और ये जो कोण बन रहा है ना, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये यहाँ पे,
वो कौन सा कोण हो जाएगा, वो विचलन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना वो क्या है, आपका विचलन कोण हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा है भी, एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट है, पिछले वर्ष 10 जिले के केवल 30%, पिछले वर्ष 10 जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन करवाया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन करवाया। कहने का मतलब है भी 10 जिले ऐसे थे जिसमें 30% लड़कियों ने स्नातक स्कूल के बाद में स्नातक पाठ्यक्रम में अपना नाम यानी कॉलेज में अपना नाम लिखाया, लेकिन लड़के हैं वो क्या है 95% लड़कों ने स्नातक में अपना नाम लिखाया यानी कॉलेज में अपना नाम लिखाया। ये स्टेटमेंट है। तर्क क्या है, राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए, छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों का तो कोई तालमेल ही नहीं हो रहा है, इन दोनों का कोई तालमेल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये छात्रवृत्ति में वृद्धि कर देनी चाहिए। अब देखो भी दूसरा क्या है, कई छात्राएं हैं वो स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय स्कूल के बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन कराना पसंद करती है। तो जो छात्राएं हैं वो ऐसी होती हैं जो कि स्नातक पाठ्यक्रम के बजाय है वो अपना व्यवसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन कराना पसंद करती है, जिसकी वजह से कॉलेज के अंदर है वो 30% छात्राएं ही स्नातक में अपना नाम दाखिल करवा पाए। तो 2 नंबर जो आपका तर्क है वो एकदम राइट हो जाएगा। पहला तर्क है वो समर्थन नहीं कर रहा है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 52 नंबर क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का है। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं 53 नंबर क्वेश्चन देखिए हुए। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? तो इसे सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ ले भी मौलिक कर्तव्य है वो कौन से भाग में है, तो ये भाग 4A के अंतर्गत है। और आपसे पूछ ले भी मौलिक कर्तव्य है वो उसको कब जोड़ा गया था, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगर आपसे पूछ ले भी मौलिक कर्तव्य है कितने हैं, तो 11 है। अगर आपसे पूछ ले भी मौलिक कर्तव्य है उसको कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है, तो ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत उनको जोड़ा गया है। आगे चलते हैं, कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया था, तो ये सवर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। 54 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आयरन है वो प्रचुर मात्रा में गुड़ में पाया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 55 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोला है भी 3 पेंसिल और 5 पेनों का मूल्य है वो 81 रुपये है, जबकि 5 पेंसिल और 3 पेनों का मूल्य है वो 71 रुपये है। तो आपको बताना है 1 पेंसिल और 2 पेनों का मूल्य कितना है, ये बताना है। तो मैंने मान लिया भी पेंसिल का मूल्य कितना है, पेंसिल का मूल्य मैंने मान लिया x है और पेन का मूल्य है वो मैंने मान लिया y है। तो यहाँ पे 3 पेंसिल है तो 3x हो जाएगा और कितना है प्लस में 5 पेन है तो 5y हो जाएगा और सभी का मूल्य कितना दे रखा है 81 रुपये दे रखा है। दूसरी कंडीशन मेरे पास में क्या है भी 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है तो 5x हो जाएगा, प्लस में 3 पेन है तो 3y हो जाएगा और इसका मूल्य अपने को 71 रुपये दे रखा है। अब इसमें से एक संख्या है वो कॉमन कर लो, एक संख्या है वो समान कर लो। अगर आप ये x कॉमन समान करना चाहो तो इसको 5 से मल्टीपल कर दो, नीचे वाली को 3 से मल्टीपल कर दो तो ये समान हो जाएगा। मैं x को समान कर लेता हूं तो यहाँ पे ऊपर वाली जो समीकरण है ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ऊपर वाली समीकरण को तो 5 से मल्टीपल कर दूं और नीचे वाली समीकरण को 3 से मल्टीपल कर दूं तो ऊपर वाली को 5 दिए 15x हो गया और प्लस में 5 5 25 हो गया 25y और बराबर में 5 से कम 5 और 5 8 40 से यानी 405 हो गया। अब नीचे वाले को 3 से मल्टीपल करना, 3 5 15x हो गया प्लस में 3 3 9y हो गया और बराबर में 3 कम 3 और 3 7 21 यानी 213 हो गया। अब क्या करो, जो प्लस है घटा दो, घटाओगे तो निशान चेंज होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस इस प्रकार से 25 में से 9 जाएंगे तो 16y बचेंगे। 16 बराबर ये कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 और 10 में से 9 गया 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे बचा
1 यानी 16y बराबर 192 हो गया। 16y बराबर 192, तो y बराबर क्या हो जाएगा 192/16। तो 16 एकम 16, तो यहाँ पे बच गया 3 32, 16 2 32, तो 1 का मान आ गया 12, y का मान कितना आ गया 12 आ गया। तो आप अब क्या करो, y की जगह वैल्यू रख दो 12 5 60, y यानी इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 में y का मान रख दो, x का मान आ जाएगा। अब 12 y की जगह 12 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 12 5 60 यानी 60 हो गया। अब ये 60 क्या है प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 81 में से 60 जाएगा तो ये कितना बचेगा 1 और 2 21 बच जाएगा। तो x की वैल्यू 3x बराबर कितना आ रहा है 21 आ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी है, x बराबर 7 है, और y की वैल्यू आपके पास में कितनी आई है 12 आई है। तो अब x हमने माना था पेंसिल का मूल्य 7 रुपये आ गया एक पेंसिल का, और y का पेन माना था तो एक पेन का मूल्य 12 रुपये आ गया। पेंसिल का मूल्य बताना है कितना है 7, तो 7 यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना 7 रुपये है, और 2 पेन का मूल्य बताना है, तो यहाँ पे एक पेन का मूल्य 24 है, तो 2 पेन का मूल्य एक पेन का मूल्य 12 है, तो 2 पेन का मूल्य 24 हो जाएगा। तो 24 और 7 कितने होते हैं 31, तो टोटल कितना हो जाएगा इसका 31 रुपये, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 56 नंबर क्वेश्चन है वो आपके सामने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने 57 नंबर क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन में उपरोक्त श्रेणी में ऐसी संख्याएं आपको देखनी है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक क्या है सम संख्या है। पहले क्या आएगी सम, उसके बाद में संख्या आएगी कोई, और ठीक बाद में क्या आएगी विषम आएगी। ठीक बाद में विषम आएगी, पहले सम आनी चाहिए, फिर कोई संख्या आनी चाहिए, और उसके बाद में विषम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसी कितनी संख्याएं हैं, पहले एक सम और उसके बाद में विषम, पहले एक सम उसके बाद में विषम, तो एक संख्या तो ये होगी 803, यानी पहले एक सम संख्या आ रही है, उसके बाद में एक संख्या है, और उसके बाद में एक विषम है। उसके बाद में देखो यहाँ पे 8 6 और 7, एक ये हो गया 8 6 और 7, यानी पहले सम है उसके बाद में विषम है। उसके बाद में देखो भाई, उसके बाद में आगे चलिए, और यहाँ पे ये देखिए एक ये हो गया 6 8 और 3, 6 8 और 3 पहले सम है, उसके बाद में विषम है, और एक 6 5 और 3 ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए भाई 4 संख्याएं ऐसी है जिसके पहले तो एक सम है और उसके बाद में एक विषम है। आगे चलता हूँ 58 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद में निष्कर्ष दे रखे हैं, देखना है कौन सा सही है। देखो भी बी सी से बी बड़ा है क्या, सी से बी बड़ा है क्या, ये देखो सी है, सी से डी बड़ा है, ठीक है, और ये डी रहा, डी से बी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सी से डी बड़ा है, तो डी से सी से डी बड़ा है और डी से बी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं सी से क्या है बी बड़ा है। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या बोला है डी है वो ई से बड़ा है क्या, ई भाई साहब ये रहे, ई भाई साहब ये रहे, और डी से डी से बी बड़ा है, डी से क्या है बी बड़ा है, और बी से क्या है ई बड़ा है, तो कहने का मतलब है वो डी से ई बड़ा है न कि ई से डी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट इज फॉलो। आगे देखो भी नेक्स्ट है वो करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2022 60 नंबर क्वेश्चन देखो भी, साड़ी बेचने वाले किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहक को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है। 3 साड़ियों की खरीद के ऊपर है वो 2 साड़ियां हैं वो उसको क्या है मुफ्त मिल रही है, तो ग्राहक को मिलने वाली छूट आपको बताना है। 3 साड़ियों पर 2 साड़ी मुफ्त मिल रही है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 साड़ी यानी मैं प्रत्येक साड़ी का मूल्य मान लेता हूँ 10 रुपये है, तो ये तो हो गया 30 रुपये और ये हो गया 20 रुपये। तो आगे वाले का क्रय मूल्य कितना हो गया अभी, आगे वाले का तो क्रय मूल्य 50 रुपये हो गया, आगे वाले का क्रय मूल्य तो 50 रुपये हो गया। तो यहाँ पे उसने क्या है 3 साड़ी खरीदी 30 रुपये की, और 20 का उसको क्या डिस्काउंट मिल गया, यानी 2 साड़ी उसको मुफ्त में मिल गई। तो 2 साड़ी मुफ्त में मिली है, तो इसका मतलब है भी उसका आगे वाले का क्रय मूल्य तो कितना है 50 रुपये है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है 20 रुपये छूट मिल गई, कितने पर 50 पे, इनटू क्या करना है प्रतिशत निकालना है 100 से, 50 एकम 50, 50 दुए 100, 20 दुए 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40% आपका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है,
61 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये ई है, 5 पे आता है, 5 और 3 8 आते हैं, और 8 और 4 12 हो गए, 12 और 5 17 हो गए, और 17 और 6 23। ठीक है भाई, एक एक बढ़ा रहा है। कहने का मतलब है यहाँ पे कितना 3 प्लस किया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, और अब क्या करेगा 7 प्लस करेगा। 7 प्लस करेगा तो W है वो 23 पे आता है, W 23 पे आता है 3, और उसके बाद एक के ऊपर चला जाएगा तो ये 4 D पे आ जाएगा। 3 और 4 7 हो गए, D आ गया। उसके बाद में H 8 पे आता है, और 8 और 3 11, 11 और उस 4 15, और उसके बाद में 15 और 5 20, और 20 और 6 26, और अब 27, 26 और 7 ऐड करेगा, यानी पहले इसमें भी 3 ऐड किया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो ये आ जाएगा G। उसके बाद में देखो भी आगे T है, T कितने पे आता है 20 पे, 20 और 3 23, और 23 और 4 1 के ऊपर आ गया, और 1 और 5 6 हो जाते हैं, 6 पे अप आता है, और अब 6 जोड़ेगा, 6 और 6 12, और 12 और 7 होते हैं 19, 12 और 7 19, तो 19 पे आता है अस, तो DGS। अब देखो 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 7 35, और 35 और 8, 35 और 8 जोड़ोगे तो 43 हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा DGS 43, DGS 43, यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ए है वो 9 बजे X से चलना शुरू करता है, और उसी स्थान पर क्या है, और उसी स्थान पर नहीं, उसी दिन 1 PM पर पहुंच जाता है, यानी 9 AM पे चला था भाई साहब, और 1 PM पे पहुंच गया, उसी दिन Y पे पहुंच गया, Y पर पहुंच जाता है। A के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए B भी क्या है 9 AM पे चलता है, सुबह 9 AM पे चलता है, लेकिन ये Y तक पहुंचने में इसको 3 बज जाते हैं, 3 PM हो जाता है, 3 PM पे ये Y पर पहुंचता है। अब आपको बताना है दोनों किस समय मिलते हैं, दोनों आपस में किस समय पे मिलते हैं, यानी ये क्या है, ये तो X से Y पे जाता है, और ये Y से, ये क्या है Y से X पे आता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे कितने घंटे लगे इसको, यहाँ पे इसको 4 घंटे लगे, और यहाँ पे इसको कितने घंटे लगे 6 घंटे लगे। तो ऊपर आपको क्या करना है, समय का अंतर, यहाँ पे जो टोटल समय लगा है उसका गुणनफल, समय का गुणनफल करना है 4 × 6 दोनों के, और यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है समय का जोड़ करना है, समय का जोड़ करना है, तो 6 और 4 10 हो गए। ठीक है भाई, अब इसको क्या कर दो 24 में 10 का भाग दे दो, 24 में 10 का भाग दोगे तो 10 दूए 20, यानी 2 घंटे, तो ये हो गए, और ऊपर बच गया 4/10, ऊपर 4/10, तो यहाँ पे अब काटो, अब इसको मिनट बना लो, मिनट बनाओगे तो क्या करोगे 60 से मल्टीपल कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 चौके 24, तो 2 घंटे और 24 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट के बाद में वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो 9 बजे शुरू होते हैं दोनों, 9 और 2 11, 11:24 पे आप उसको आपस में ये मिल जाते हैं, ए और बी है वो आपस में 9:24 के ऊपर मिलते हैं। क्या करना है आपको, करना ये है भी अंतर निकालना, यानी टाइम देखना है भी कितने टाइम पे पूछता है, ये जाने में 4 घंटे लेता है और ये 6 घंटे लेता है, तो ऊपर आपको क्या करना है दोनों का गुणनफल करना है, और नीचे आपको क्या करना है दोनों को ऐड करना है 6 और 4, और इसको आपको घंटे बना लेना है, और उसके बाद में मिनट बना लेना है। आगे देखो भी नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखना है कौन सा नियम लग रहा है, 36 78 और 13 इसमें कौन सा नियम लग रहा है, उसके बाद में वही नियम है वो आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आप देखिएगा, अब मैं यहाँ पे ये किसकी स्क्वायर है 36 है, वो किसकी स्क्वायर है 6 की, तो 6 आ गया, और इधर 13 है, इस 13 भाई साहब को गुणा करूंगा तो बीच वाली संख्या आ जाएगी 78। 121 है वो 11 की स्क्वायर है, और इधर क्या है 7 है,
गुना करूंगा 11 7 77, बीच वाली संख्या आ जाएगी। यही सिस्टम इसमें लागू हो रहा है, देख लो 49 है वो 7 की स्क्वायर है और इधर 9 है, बीच वाली संख्या आ जाएगी 63। इट्स ओके। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। 64 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखा है, देखना है कौन सा कथन के आधार पर सत्य नहीं है वो आपको बताना है। इसमें से 3 तो सत्य है, सही है, और 1 सत्य नहीं है। तो यहाँ पे पहले वाला उठा लेते हैं। क्या ई से ए बड़ा है क्या? ये देखो, ई से बी बड़ा है, बी से सी बड़ा है, सी से बराबर या फिर बड़ा है डी, और डी के बराबर है ई। तो हम ये कह सकते हैं भी ए से ई बड़ा है, लेकिन ई से ए बड़ा नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी तीनों है ये फॉलो कर रहे हैं, देख लो। ई से बी बड़ा है क्या? ई से बी बड़ा, बी से ई बड़ा है क्या? बी ये रहा, बी से बड़ा सी है, सी से बड़ा डी है, और डी के बराबर ई है। तो ये जाहिर सी बात है बी से डी बड़ा है, बी से डी बड़ा है तो ई भी बड़ा होगा। आगे देखो, इसने बोला है जी से डी बड़ा है क्या? जी से डी बड़ा है क्या? तो जी से एफ बड़ा है, और एफ से ई बड़ा है, और ई के बराबर है डी। तो जाहिर सी बात है भी ई जी से डी बड़ा है, ये भी सही है। उसके बाद में ये देख लो, सी से ई बड़ा है क्या? सी से ये राशि सी से बड़ा डी है और डी के बराबर ई है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के दोगुने और 3 अंकों की सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के 3 गुने का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। जस्ट अभी अपन करके हैं। इसका तो आपको क्या करना है, दुगना करना है। 2 7 14, 2 9 18 और 1 19, यानी 194 हो गया। उसके बाद में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 997 हो जाएगी, और इसका क्या करना है, 3 गुना करना है। ठीक है, 3 गुना करोगे तो 3 7 21, 3 निम 27 और 1 28, 2 और 3 निम 27 और 2 27 और 2 कितने हो जाएंगे भाई? 29। 27 और 2 29 हो जाएंगे। तो ये 29 81, अब इसको जोड़ दो 194। तो ये 4 और 1 5, 9 और 7 17, 1 9 10 और 1 11 और 3 31 75। रुकिए रुकिए रुकिए, असुविधा के लिए खेद है। अब यहाँ पे देखो, अभी इसने क्या बोला है, ये है 29 81। अब 29 81 में आपको 194 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 5, और 9 और 8, 9 और 8 कितने होते हैं? 17 होते हैं। 9 और 8 17 होते हैं। तो यहाँ पे 3 7 21, 2 हो गया, और 3 निम 27 और 29 होगा। अभी यहाँ पे 2 29 होते हैं 2। ठीक है, तो ये अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 9 और 9 18, 9 और 9 कितने होते हैं? 18। ठीक है, और 9 और 10 और 1 11 और 3 31 85 आ जाएगा। 31 85 यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका जो चर्च है वो कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु राज्य में है। सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट सरल करना है आपको। सबसे पहले ये वाली सिचुएशन सरल करते हैं। 6 और 2 कितने होते हैं? 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? -8, और यहाँ पे क्या है? गुना 3 है। तो पहले क्या करोगे? गुना करोगे, तो 8 3 24 हो गए। 24 किसके हैं? माइनस के, और यहाँ पे क्या आ गया? 8। और 8 में से -24 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। और इधर क्या है? 234, 234 से गुना होगा, और उसके बाद में प्लस 4234 आपको करना है। तो यहाँ पे 234 में गुना करो भी आप, 234 से 16 का गुना करो, तो 16 से गुना करेंगे 6 चौके 24, 2 6 3 18, 18 और 2 20, और 6 2 12 और 2 14। उसके बाद में 4 3 2 और 4 4 4 3 7 और 3 3744। ये किसके हैं? 3744 माइनस के हैं, और 3744 माइनस के हैं, प्लस के हैं 4234।
34। तो इसमें से आप क्या है सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो 0 हो जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 490। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 490। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। इसमें बताना है नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में बाएं से दाएं और व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या में पहले इसको बाएं से दाएं, तो ये सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार से 5 और 3 है नहीं, 4 2 2 और 1, ठीक है। अब क्या कहा, अब इसने क्या कहा है, ये कहा है भी संख्या नई संख्या में बाएं से तीसरा 7 है, और बाएं से तीसरा और दाएं से चौथा क्या है 4 है, दोनों का गुणनफल क्या होगा 7 चौके 28। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी 69 नंबर क्वेश्चन है, ये समुच्चय आपको दिया गया है। अब देखना है इसमें जो संक्रिया लग रही है वही इसमें लगेगी, और वही क्या है इन चारों में से किसी एक में लगेगी। तो देखिएगा कौन सी संक्रिया लग रही है इसमें। तो अगर 11 और 8 दोनों को ऐड कर दो, बाहर वाली संख्या को ऐड कर दो, 11 और 8 होते हैं 19 ये कितने होते हैं 57, 57 होते हैं। इसी प्रकार से 12 और 9 को ऐड कर दूं, 12 और 9 को ऐड करूंगा तो आ जाएगा 21, और 21 कितने होते हैं 63 होते हैं। 12 वाली संख्या को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। इसी प्रकार से 10 और 6 को ऐड करूंगा तो 16 हो गया, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16 48 होते हैं भी, लेकिन ये तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 चौके 64 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये नियम तो एक प्रकार से बाकी सभी में तो नहीं लग रहा। अब देखिएगा इसमें दूसरा लॉजिक लगाते हैं, अभी ये वाला लॉजिक तो नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने पे 64 होते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 48 होते हैं, तो ये वाला लॉजिक नहीं लगा। अब इसमें क्या है 11 की स्क्वायर करो 121 में बाहर वाला 8 है, इसकी स्क्वायर करो 64 और माइनस कर दो, तो यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो 7 बच गया, यहाँ पे बचा 11 में से 6 जाएगा तो 5, 57 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 की स्क्वायर 144 होती है और 9 की स्क्वायर 81 होती है, माइनस करो तो 3 हो गया, और यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 63 आ गया। इसी प्रकार से 100 की स्क्वायर 10 की स्क्वायर होती है 100 और 6 की स्क्वायर होती है 36, तो 100 में से 36 जाएगा तो ये हो जाएगा 64। तो आपका इस प्रकार से ये 4 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपके सामने 70 नंबर क्वेश्चन। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं एक पंक्ति में, और m है वो m बाएं सिरे पर बैठा है, m भाई साहब है बाएं सिरे पे बैठे हैं, k है वो m के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, g है वो k के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, k के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, g और d के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, g और d के बीच में g है और d के बीच में कितने हैं 5 व्यक्ति बैठे हैं, और d दाएं सिरे से छठवें स्थान पर आता है, d है वो दाएं सिरे से क्या है छठे स्थान पे आता है, छठवें स्थान पर आता है, g है वो d के बाईं और किसी स्थान पर है, d के बाईं और किसी स्थान पर है g, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तो पंक्ति में बैठे कुल व्यक्ति आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखो भी 1 2 3 के बाद में 5 ये बीच में बैठे हैं, 5 और 3 8 हो गया, और इधर क्या है 6 नंबर स्थान पे डी आ रहा है तो ये 6 हो गया, तो ये कितने हो गए 8 और 6 14, तो टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे 14। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी आगे 71 नंबर क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 1300 रुपये की राशि 5 वर्ष में साधारण ब्याज आपको 520 दिया गया है, आपको प्रतिशत निकालना है। तो ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 अपॉन में होता है मूलधन इंटू समय 5 वर्ष, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 13 एकम 13, 13 चौके 52, 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 8% आपका राइट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखो भी, 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दो संख्याएं P व Q मध्यानुपाती, दो संख्याएं P और Q का मध्यानुपाती 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म
P व Q का मान हो सकता है। दो संख्याएं हैं P और Q, इन दो संख्याओं का मध्यानुपाती इस प्रकार से होता है, मध्यानुपाती 8 है। जो मध्यानुपाती होता है उसी का संबंध है वो तृतीयानुपाती से होता है। तो यहाँ पे तृतीयानुपाती भी कितना होगा, 8 होगा। तृतीयानुपाती भी कितना होगा, 8 होगा। यानी जो संबंध है वो मध्यानुपाती के साथ है वही संबंध क्या है, तृतीयानुपाती के साथ होगा। तो यहाँ पे 8, जो मध्यानुपाती 8 है तो तृतीयानुपाती भी कितना होगा, इसमें 8 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, P और Q बाहर बाहर वालों का गुना, तो P और Q का गुणा करोगे तो ये अंदर अंदर वालों का गुणा 64। तो P और Q का गुणा है वो 64 आना चाहिए, P और Q का गुणा 64 आना चाहिए। तो मैं संख्या है वो इसमें देख लो किसी का 64 आ रहा है क्या, 16 और 4, यानी एक संख्या में 16 मान ली और एक संख्या 4 मान ली, यानी P का मान 16 मान लिया, Q का मान 4 मान लिया, दोनों को गुणा करोगे तो 16 चौके 64 आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही संख्या युग्म है 16 और 64, यानी 16 और 4, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सभी कुर्सियां डेस्क है, सारी की सारी चेयर है वो क्या है, डी फॉर डेस्क में आ जाएगी। सभी कुर्सियां डेस्क है, सभी डेस्क चाक है, सारे के सारे डेस्क हैं वो क्या है, CHAK चाक है। और सभी चाक हैं वो बोर्ड है, सारे के सारे चाक हैं वो बी बोर्ड के अंदर आ जाएंगे। ये लो बोर्ड के अंदर आ गए। अब इसने पूछा क्या है, कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड है वो डेस्क है क्या, हाँ जी कुछ बोर्ड वाला है वो डेस्क में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ चाक कुर्सियां क्या, ये कुछ चाक है, कुछ चाक कुर्सियां हैं क्या, हाँ जी कुछ चाक कुर्सियों वालों में आ रहा है। और कुछ बोर्ड कुर्सियां क्या, कुछ बोर्ड है वो क्या कुर्सियां है क्या, ये भी सही है। तो तीनों इसमें क्या है, फॉलो कर रहे हैं, तीनों निष्कर्ष है वो फॉलो कर रहे हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उत्पादन विभाग कर्मचारी की कुल संख्या, उत्पादन विभाग कर्मचारी की कुल संख्या ये है। उत्पादन विभाग कर्मचारी की कुल संख्या पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों को मिलाकर के 160 और 155। संचालन विभाग में कर्मचारी की कुल संख्या, संचालन विभाग कहाँ पे है, ये रहा, कर्मचारी की कुल संख्या पुरुष और महिला कर्मचारी दोनों को मिलाकर के अनुपात आपको इसका बताना है। तो इनका दोनों को मिलाओगे तो 5 और 6 और 5 से 11, और उसके बाद में 2 और 3 यानी 315 हो जाते हैं। ये तो है उत्पादन वाला, उत्पादन, और ये है संचालन। संचालन वाले में कितना है, 8 और 2 10, 1, और उसके बाद में 4 और 2 6 और 1 7, और उसके बाद में आ जाए 270। तो यहाँ पे काटोगे 5 से, 5 6 के 30, 5 3 15, और उसके बाद में 5 से काटोगे 5 5 25, 5 चौके 20, 6 से 9 से काट दो, 9 6 54 और 9 7 63, तो 7:6 आ जाएगा, 7:6। इसमें 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण ज्ञात कीजिए। मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 48 मिनट में कितना बनाएगी, तो 48 से गुना कर दो, 6 8 48, 4 और 6 चौके 24 और 4 कितने होते हैं 28, तो 228 डिग्री का कोण बना देगी। आगे देखो भी नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन में इसमें दिया गया है सार्वत्रिक सूचक के परीक्षण करने के बाद 5 विलियन ABCD और E का pH मान आपको दे रखा है, 4 है, 1 है, 11 है, 7 है और 9 है, प्राप्त हुए हैं। इन विलियन को H पॉजिटिव आयन की सांद्रण के बढ़ते क्रम में आपको बताना है। H पॉजिटिव का मतलब होता है अम्लीय विलयन, और अम्लीय विलयन के बढ़ते क्रम में बनाना है। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा कम जो कि क्षारीय है, उसके बाद में फिर अम्लीय, फिर उसके बाद में अधिक अम्लीय, फिर उसके बाद में अधिक अम्लीय, इस प्रकार से पहले क्षारीय आएगा। तो पहले क्षारीय कौन है इसमें, 11 है वो एक क्षारीय है, तो यहाँ पे C आ जाएगा। C के बाद में C से ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो C से ज़्यादा अम्लीय 9, जिसका pH मान किसका है, 9 E का है। और उसके बाद में E से ज़्यादा अम्लीय कौन है, 7, जो कि उदासीन पे आता है, और ये 7 है वो किसका, D का है। और D से ज़्यादा अम्लीय कौन है, A है, और A से ज़्यादा अम्लीय कौन है, तो ये B आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना था। तो ये 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा।
आगे देखो भी नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 1 रुपये उसका क्या है, 1 रुपये का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11 हो गया। यानी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर एक विक्रेता को 777.70 का लाभ अर्जित होता है, लेकिन हमारे अनुसार तो क्या है, लाभ 1 रुपये है, लेकिन भाई साहब ने दे रखा है 777.70, तो एक की वैल्यू ये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य हमारे अनुसार कितना 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 7777, यानी आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करना है। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है x n प्लस में 1/2। x यहाँ पे क्या है 11 आएगा, x क्या है 11 है, और कितने गुणज ज्ञात करने हैं, तो 12, तो n का मान आ जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 गुणज ज्ञात करने हैं, n का मान 12 प्लस में 1/2, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 13/2, तो 13 एकम 13 बच गया 1, 13 एकम 13 और 1 कितने होते हैं 14, तो 143/2, तो 7 2 14 और 7 2 14 बच गया 3, बचा 0 उतार लिया 3, तो 2 एकम 2 और 2 5 10, तो ये 71.5 आ जाएगा, इसका औसत 71.5 आ जाएगा। x यहाँ पे क्या है 11, x यहाँ पे क्या है किसके गुणज निकालने हैं, तो वो 11 के गुणज निकालने, तो x का मान 11 आएगा। कितने गुणज निकालने हैं, तो प्रथम 12 गुणज निकालने हैं, तो n का मान 12 आ जाएगा, ये फॉर्मूला होता है इसका। आगे देखो भी 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, P है वो Z के बाईं और ठीक बगल में है, P है वो Z के ठीक है बाईं और ठीक बगल में बैठा है। G और D के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, G और D के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, और G है वो D के बाईं ओर बैठा है, G है ना वो D के ठीक बाईं ओर बैठा है। H है वो G के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, H है वो G के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, G के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, यानी 1 2 3 4 और 5वां कौन बैठा है, H बैठा है। K है वो D के दाईं ओर ठीक बगल में है, यहाँ पे K आ जाएगा। उसके बाद में इसने क्या बोला है, P है वो K के दाईं ओर 3 स्थान पर बैठा है। P है वो K ये रहा दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 और यहाँ पे कौन बैठा है P, और इसके जस्ट इधर क्या है Z है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, तो कुल व्यक्ति आपको ज्ञात करने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक इसके बीच में बैठा है, 7 8 9 10 11 12 और 13, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 13, तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो अभी 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है। 80 नंबर क्वेश्चन है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी है वो एक भौतिक भूगोल की एक शाखा है। इसमें कौन से क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, तो भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। जियोमॉर्फोलॉजी भौतिक भूगोल की एक शाखा है जिसमें भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, ये करंट अफेयर का है। नेक्स्ट देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, ये भी करंट अफेयर का है, 82 नंबर क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 70 मीटर त्रिज्या और 140 मीटर ऊंचाई वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, 2πr और r प्लस में h होता है। 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी है 70 मीटर है, इंटू प्लस में 70 प्लस में 140। अब देखो 70 और 140 कितने हो गए, 0 1 210, 7 से 7 कैंसल, यानी 10 आ गया ये। अब यहाँ पे 22 2 कितने होते हैं 44, इंटू ये कितना है 10 है, और यहाँ पे कितना है 210 है, तो ये कितने हो जाएंगे 2100। अब 2100 का
किससे मल्टीप्लाई कराना है, 44 से करवाना है, तो 44 से करवा दो मल्टीप्लाई, 0048 0048 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 4 8 और 4 12, 1 8 और 1 9, तो 92,400 मीटर स्क्वायर 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से समझना है भी, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से डिलीट हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोला है में दोहरा परिसंचरण नहीं है, किस में दोहरा परिसंचरण नहीं है ये आपको बताना है। दोहरा परिसंचरण का मतलब होता है भी जिसमें 2 आलिंद हो और 2 ही क्या हो, नील्य हो, उसमें तो क्या होता है, दोहरा परिसंचरण होता है। सरप होता है, सरप है वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें क्या है 3 ही कपाट होते हैं, यानी 2 तो इसमें आलिंद होते हैं और 1 नील्य होता है, तो इसमें क्या होता है, अपूर्ण दोहरा होता है, अपूर्ण दोहरा, अपूर्ण दोहरा होता है। मछलियों में क्या है, 2 ही कपाट होते हैं, एक तो आलिंद होता है और एक नील्य होता है, तो इसमें इकहरा होता है, इकहरा, इसमें क्या होता है, इकहरा होता है, यानी आने का भी एक और जाने का भी एक। इसमें क्या होता है, अपूर्ण दोहरे में क्या होता है, इसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 आलिंद और 1 नील्य। अब नील्य, ये देखो आ से आलिंद और आ से आना, आलिंद में खून आता है, नी से नील्य और नी से निकल जाना, ठीक है। अब यहाँ पे मेंढक, मेंढक में कितने होते हैं, मेंढक में 3 कपाट होते हैं, यही सिस्टम होता है उभयचर और सरीसृप में, 2 आलिंद होते हैं और 1 नील्य होता है। गुरुड़, गुरुड़ एक क्या है, पक्षी है, गुरुड़ एक पक्षी है, पक्षी और यहाँ पे पुरुष, पक्षी और मेमल्स के अंदर पक्षी में कितने होते हैं, 4 कपाट होते हैं, 2 तो क्या होते हैं आलिंद, 2 तो आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं नील्य। तो यहाँ पे इसमें क्या है, दोहरा है, इसमें दोहरा परिसंचरण है, बाकी में मेंढक में भी क्या है, इकहरा हो जाएगा, सॉरी अपूर्ण दोहरा हो जाएगा, मेंढक में भी अपूर्ण दोहरा हो जाएगा। और ये मेंढक में अपूर्ण दोहरा 11वीं क्लास की एनसीईआरटी जो बुक है बायोलॉजी की, उसमें दे रखा है भी मेंढक में अपूर्ण दोहरा होता है, मछली में भी इकहरा होता है, और सरप है उसमें भी अपूर्ण दोहरा होता है। तो यहाँ पे गुरुड़ है ना, इसमें क्या है, इसमें दोहरा होता है, क्योंकि इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 ही नील्य होते हैं, कहने का मतलब 2 ही आने के भाग होते हैं और 2 ही जाने के भाग होते हैं। तो यहाँ पे दोहरा परिसंचरण नहीं है ये पूछा है, तो दोहरा परिसंचरण नहीं है, तो ये तीनों दोहरे परिसंचरण वाले नहीं है, ओनली फॉर दोहरा परिसंचरण वाला एक गुरुड़ है, एक गुरुड़ है, बाकी आप है वो ये एनसीईआरटी में दे रखा है भी, ये जो मैंने आपको बताया है एनसीईआरटी में दे रखा है, 11वीं क्लास की बायोलॉजी बुक में आप देख लेना, ठीक है, बायोलॉजी में देख लेना, 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में इसको बढ़िया तरीके से समझाया गया है। तो ये मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन है वो डिलीट है, बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 85 नंबर क्वेश्चन है, 8 से 9 हुआ है तो 1 बढ़ाया मैंने, 9 से 20 हुआ तो मैंने कितना बढ़ाया भी, यहाँ पे 9 से 20 हुआ तो मैंने इसमें बढ़ा दिया 11, 11 और 9 20 होते हैं। उसके बाद में मैंने इसमें कितना बढ़ाया भी, उसके बाद में मैंने 3 और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, 43 हो गया। और उसके बाद में क्या है, इसमें ऐसे तो ये नहीं होगा। आगे देखो, अब 8 एकम 8, मैंने 8 को 1 से गुना किया और प्लस कर दिया 1, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसे है भी 8 9 20 63 और 256। अब देखो ये क्या है, 8 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 जोड़ दिया 9 आ गया, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ दिया 20 आ गया, 20 को 3 से प्लस 3 करो 63, 63 को 4 से प्लस 4 करो 256, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 256 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 5 6 30, 3 और 5 5 25 और 3 28, 2 और 5 2 10 और 2 कितने हो जाएंगे, 10 और 2 12 यानी 1280। अब ऐड करेगा 5, यानी 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 ही ऐड करेगा तो 1285। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी 86 नंबर क्वेश्चन देखो, अब इसमें आपको बताना है समीकरण संतुलित हो रही है और कौन से 2 चिन्ह चेंज करने पे, तो 4 नंबर वाले उठा लेते हैं। गुणा की जगह तो आपको क्या करना है, भाग करना है, और भाग की जगह गुणा करना है, तो 12 गुणा 6 और भाग 18 और प्लस में 16
और माइनस में 15 और बराबर करना है 5 के, बराबर करना है 5 के। तो यहाँ पे देखो अभी ये भाग में है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 12 × 6 अपॉन में 18 आ जाएगा। तो 6 कम 6 6 3 18, 3 एकम 3 3 चौके 12। तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया, इस सभी का मान 4 आ गया। 4 + 16, 4 और 16 कितने हो गए 20, 20 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। तो यहाँ पे समीकरण है वो संतुलित हो रही है। यहाँ पे भी 5 आ रहा है, बराबर 5 आ रहा है। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी 87 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय के किस पुष्प में प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। हिमालय का ऐसा कौन सा पुष्प है जिसमें प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसीलिए यह खरोंचों को ठीक करने में मदद कर सकता है। तो ये ब्रह्म कमल होता है ना, हिमालय के अंदर एक ब्रह्म कमल होता है जिसमें प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है, जो कि खरोंचों को ठीक करने में मदद करता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है करंट अफेयर का क्वेश्चन। आगे चलते हैं, 89 नंबर है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो भी 90 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको विश्वविद्यालय में पंजीकृत विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखी है 15,200। तो ये मैं 100% के बराबर कितना मान लेता हूँ 15,200। आप ये काउंट कर लेना, चिकित्सा में 15% है, विज्ञान में 24% है, कला में 22% है। इन सभी परसेंटों को ऐड करोगे तो 100% होगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 152। 1% की वैल्यू 152 आ गई। चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय 9% है, और चिकित्सा में कितना है 15% है, और इंजीनियरिंग में कितना है 11 है। तो इन सभी को जोड़ो, 11, 15 और 9, 9 और 5 14 और 1 15, 1 और 3 35। तो आपको क्या है 35 कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बतानी है, 35 की वैल्यू निकालनी है। यानी चिकित्सा, इंजीनियरिंग और विधि संकाय में कुल मिलाकर पंजीकृत विद्यार्थी कितने हैं, तो 35 की वैल्यू निकालोगे तो 5 2 10, 5 5 25 और 1 26, 2 5 1 5 और 2 7, 3 2 6, 3 5 15, 1 3 1 3 और 1 4। तो यहाँ पे 0 6 6 12, 1 7 और 5 12 और 1 13 और यहाँ पे 5, तो 5320 आ जाएगा इसका। 5320 यानी 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 91 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोर्ड मास नियम से आपको इसको सोल्व करना है। तो बोर्ड मास के हिसाब से इसको सोल्व करोगे, पहले इसको सोल्व करो, पहले इस वाले को सोल्व करोगे। 4 2 8, 8 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। अब ये माइनस का 2 है वो माइनस के 8 से गुना होगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 8 2 16, तो ये 16 प्लस में 7, 16 प्लस में 7, तो ये आ जाएगा 23। 16 में 7 जोड़ोगे 23 आ जाएगा। अब इधर ये क्या कर रहा है, इधर है, अब इस ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 का 23 के साथ में गुणा होगा, -3 का 23 के साथ में गुणा होगा, तो 23 3 गुणित्र होते हैं, 23 3 गुणित्र होते हैं, तो माइनस के गुणित्र आ जाएंगे। अब माइनस के गुणित्र में से प्लस के 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 65 बच जाएगा, माइनस का 65 बच जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन बोलता है भी एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चली। जया है वो उत्तर की ओर 100 मीटर चली, ये चला दी मैंने। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है, दाएं मुड़ी 45 मीटर चली। उसके बाद में पुनः दाएं मुड़ती है और 175, पुनः दाएं मुड़ती है और 175 चली। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। हमने चलाया सही है क्या, उत्तर में 100 मीटर चली, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है, दाएं मोड़ दिया 45, उसके बाद में पुनः दाएं मुड़ती है 175, ठीक है। और फिर वह क्या है बाएं मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, तो यहाँ पे बाएं मुड़ेगी तो ये इधर मुड़ेगी और कितनी चलेगी 50 चलेगी, 50 चला दिया। एक बार फिर वह 75 मीटर चलती है, एक बार फिर वह बाईं और मुड़ती है और 75 चलती है, तो ये लो 75 चला दिया हमने। अब ये इसके बराबर आगे भी, ठीक है, ये टोटल 175 है, 75 हमने वापस ऊपर चला दिया, तो ये क्या है इसके बराबर आगे। इसके बाद में वह एक टी स्टॉल पर पहुंच जाती है, यहाँ पर एक क्या है टी स्टॉल है, ठीक है। फूल की दुकान ये है, फूल की दुकान टी स्टॉल से बताना है कितनी दूरी पे है।
तो 50 तो ये है और 45 ये है, 50 और 45 कितने हो गए, 95 हो गए। और फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूरी पर है, तो 95 मीटर की दूरी पर है। और किस दिशा में है, तो यहाँ पे है और ये इस साइड में है, तो ये पश्चिम की ओर हो जाएगी। तो 95 मीटर और पश्चिम की ओर, 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखा भी, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन दर्शाता है। यहाँ पे देख लो, नाइट्रोजन आता है 6 पे, एल्यूमिनियम आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आता है 13 पे, फ्लोरीन आता है 9 पे, हाइड्रोजन आता है 1 पे। हाइड्रोजन भाई साहब तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होगा भी, ठीक है इसमें। अब देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में पहले कक्षक में 2, दूसरे में 4, तो इसमें संयोजित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। सॉरी, नाइट्रोजन 6 पे नहीं आता, कार्बन 6 पे आता है भी, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आता है 7 पे। नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे। तो पहले में कितना आएगा, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नाइट्रोजन के। दूसरे कक्षक में कितना आ जाएगा, तो दूसरे में आ जाएगा 5। उसके बाद में एल्युमिनियम वाला देख लो, एल्युमिनियम के पहले में 2 आएगा, ठीक है। दूसरे में कितना आएगा, दूसरे में 8 आएगा, दूसरे में 8 आएगा, तो 8 और 2 10, और तीसरे में फिर कितना बच गया, तीसरे में बच गया 3, तो यहाँ पे 2 8 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से फ्लोरीन का देखो भी, फ्लोरीन में पहले में कितना आएगा, 2 आएगा, और दूसरे में कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाले में ही आ रहा है, फ्लोरीन वाले में ही आ रहा है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यानी हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन में एक ही हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता भी, हाइड्रोजन में क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें ओनली 4 प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन कितना होता है, एक ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर आपसे पूछ ले भी आवर्तसार में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो वो क्या है, आपका हाइड्रोजन है, जिसमें ओनली 4 क्या है, प्रोटॉन है। आगे देखो भी नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 94 नंबर क्वेश्चन बोलता है, बी वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चला। ये उत्तर की ओर 60 मीटर चलेगा भी, ये चला दिया मैंने 60 मीटर। फिर वह वहां से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चला दिया। अब वह फिर दाएं मुड़ता है और 90 चलता है, दाएं मुड़ेगा तो 90 चला दिया। अब यहाँ से तो वो कितना है, 30 मीटर दूर है भी, ठीक है। उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो ये लो 30 मीटर चल गया, एकदम इसके नीचे आ गया। तो वरुण अब अपने घर से किस दिशा में है, तो घर ये है, तो ये दक्षिण में है। और कितनी दूरी पे है, तो ये 60 है, ये टोटल 90 है, तो यहाँ पे कितना बच गया, 30। तो ये दक्षिण में 30 मीटर हो जाएगा। आगे देखो भी 95 नंबर क्वेश्चन देखो। 95 नंबर क्वेश्चन है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। रमेश है वो एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। तो चयनित पदार्थ में इनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, तो इनमें से गुण होना चाहिए भी निम्न गलनांक तो नहीं होना चाहिए। फिलामेंट का अगर निम्न गलनांक होगा तो वो धारा प्रवाहित करने पे ही जल जाएगा। तो यहाँ पे उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए, एकदम सही है। और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों सही है, दूसरे और तीसरे दोनों सही है। आगे चलते हुए नेक्स्ट आपके सामने 96 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का सवैनी उत्तक है। फ्लोएम है वो पौधे का सवैनी उत्तक है। सवैनी उत्तक का मतलब होता है लाने ले जाने वाला होता है, जो कि परिवहन करता है। तो फ्लोएम फैज से फल, फल सब्जी, या फिर जैसे जल और जैसे जाइलम। तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। और जो पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका कौन करता है, उनका फ्लोएम परिवहन करता है। तो यहाँ पे पोषक पदार्थों का जो संवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है, तो वो फ्लोएम पहुंचाता है, जल को जाइलम पहुंचाता है। आगे देखो भी 97 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है ये वाली जो समीकरण है, समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब है भी इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाला पोर्शन अपने पास में बन जाएगा। या फिर अपन ये करें भी, इसके जो मूल है वो ही अपन निकाल लें, यानी एक्स की स्क्वायर अपने पास, ये एक्स की स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 6 है, इसके मूल अपन अगर निकाल लें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये पोर्शन बन जाएगा। अब देखो एक्स की स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में x और प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
भी 6x में से x जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, और 6x प्लस x की अगर अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x प्लस में 6 बच गया, और यहाँ पे अपने पास में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस में 6 बच गया। अपने पास में एक तो आ गया x प्लस में 1 और एक आ गया अपने पास में x प्लस में 6, तो यहाँ पे बराबर कर दो 0, तो x प्लस 1 और x प्लस 6, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल निकाल लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने ये है, नेक्स्ट पूछा है भी 16 और 144 का मध्यानुपाती। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, जो मध्यानुपाती का जो रिलेशन होगा वही क्या है, वही तृतीय अनुपाती का होगा। तो ये 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात में 144, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर बाहर वालों का गुणा और अंदर अंदर वालों का गुणा, तो x की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 144, 144। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो ये 4 के रूप में 12 आ जाएगा, ये 12 के रूप में 12 आ जाएगा, तो x का मान 12 चौके 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा। आगे देखो भी 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बोलता है भी कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 व्यक्तियों ने रेड रंग की, 2 RED रेड रंग की टी शर्ट पहन रखी है, और ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की। तो 3 व्यक्ति है, उसने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है, येलो रंग की टी शर्ट पहन रखी है। उसके बाद में लाल रंग की टी शर्ट पहना व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है, तो केसरिया रंग वाला कितना है, 1 ही है, ठीक है, केसरिया हो जाएगा। उसके बाद में इसने क्या बोला है, सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरी रंग की टी शर्ट पहने वाले व्यक्ति से गेंद को छीन लिया। तो यहाँ पे एक व्हाइट रंग का भी है, एक व्हाइट रंग वाला भी है, और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट पहने वाले व्यक्ति को दे दिया, तो ये भी एक है, और ये भी हरे रंग वाला को दे देता है, तो ये भी एक है। तो कोई अन्य खिलाड़ी अब मैदान में है नहीं, तो टोटल खिलाड़ी कितने हो गए, तो 2 3 5 6 7 और 8, टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो भी 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किए जा सकते हैं। तो कागज के उपयोग से, कागज का उपयोग अगर हम करेंगे तो पर्यावरण के अनुकूल अपन कैरी बैग तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसने कांच दे रखा है, तो कांच पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, प्लास्टिक है ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा, और रबड़ है ये भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। तो यानी जो पर्यावरण का अनुकूल का मतलब होता है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, तो कागज है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो यहाँ पे कागज के उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल अपन कैरी बैग तैयार कर सकते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। तो ये अपना पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप हमने 8 पेपर है वो कंप्लीट किए हुए, 8 पेपर कंप्लीट कर लिए। प्रत्येक पेपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। क्लास को एक बार फिर मैं यही कहूँगा, क्लास को दबा के शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दबा कर लाइक करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही इसका अगला वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप अपना फीडबैक जरूर दें भी, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे ये वाला अगली क्लास में, ये वाला जो पेपर है वो अगली क्लास में अपन कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।